हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा आपको पता है कि मेरा चल रहा है यहाँ पे आरएएस के लिए विश्व का भूगोल इस चैनल के ऊपर सीरीज चल रही है। तो विश्व के भूगोल में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कृषि कृषि टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं विश्व के भूगोल के, सातों महाद्वीप कंप्लीट हो चुके हैं और क्या कहते हैं विश्व की भूगर्भीय संरचना और समय सारणी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रमुख फसलों के अपना जो है प्रमुख फसल तीसरा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के अंदर भी शुरुआत हमने पिछली क्लास में कर ली थी। उसके अंदर जो शुरू की जो फसलें कितनी प्रकार की फसलें होती हैं वो सब हमने पढ़ लिया था, भौगोलिक स्थितियां वगैरह, और खाद्य फसलें चल रही थी। खाद्य फसलों के अंदर हमने गेहूं फसल जो थी वो कंप्लीट कर दी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं चावल, और मतलब फसलों में चावल पढ़ने वाले हैं और बाकी जो फसलें होंगी वो भी आज हम पढ़ेंगे। इनके अंदर कि कौन कौन से महाद्वीप के अंदर, कौन कौन से देश के अंदर कौन कौन सी खाद्य फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं और कौन सी कम उगाई जाती है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम टॉपिक मतलब अभी हम आज पढ़ना शुरू करेंगे चावल। हैं, चावल ग्रेमिनी कुल के धान के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कौन से कुल के? ग्रेमिनी कुल के धान के पौधे से। यह आर्द्र उपोष्ण आर्द्र तथा उष्ण जलवायु की फसल है। कौन सी है ये? आर्द्र उपोष्ण आर्द्र और उष्ण जलवायु की फसल है। चावल विश्व में कहीं न कहीं वर्ष भर उगाया जाता है। मतलब चावल जो विश्व में कहीं न कहीं वर्ष भर उगाया जाता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में अपेक्षाकृत शुष्क ऋतुओं में सिंचाई द्वारा तथा अन्य ऋतुओं में वर्षा के जल द्वारा इसे उगाया जाता है। मतलब पूरी साल भर उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में तो वो वर्षा होती है उसमें, और अगर वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई के द्वारा भी इस क्या है चावल को उगाया जाता है। कहाँ? इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट है भौगोलिक दशाएं। मतलब चावल की जो फसल है उसको उगाने के लिए या उसको पूरा फसल की कटाई तक कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए होती हैं चावल की फसल के लिए जरूरी हैं। धान की अंकुरित होने तथा परिपक्व होने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण के समय धान की फसल को 27 सेंटीग्रेड औसतन तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक औसतन वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के पौधे को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रहना आवश्यक होता है। मतलब आप टीवी में काफी बार देख रहे होंगे ना कि जैसे कोई एक लेडीज है वो इतने सारे हरे छोटी छोटी पौध हाथ में लेके और फिर नीचे होके पानी के अंदर ऐसे 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 बो रही होती है। वो धान होती है जो पानी के अंदर, मतलब पानी भरा हुआ है खेत के अंदर और उसके अंदर ऐसे 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 उस पौध को, मतलब वो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको बो रही होती है, ऐसे उसको वो धान होती है। इसलिए देखो पौधे कुछ दिनों तक जल में डूबे रहने, यानी शुरू में उनको कुछ दिनों तक सिर्फ जल में ही डूबे रहना होता है। ऐसी फसल है चावल। धान की फसल के लिए अत्यधिक उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उर्वरक मृदा है, मतलब उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है। यद्यपि यह कई प्रकार की मृदाओं में उग सकता है किंतु लवणीय एवं मृत्तिका युक्त दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम है। कौन सी है? लवणीय एवं मृत्तिका युक्त दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस मृदा के जल रिसकर भूमिगत नहीं हो पाता है। मतलब वो ऊपर ही रहता है, जल है रिस के नीचे नहीं चला जाता है। और चावल को आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ा कि चावल को कुछ टाइम के लिए पानी बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। थाईलैंड, म्यांमार, पूर्ववर्ती इंडो चाइना। कौन से? थाईलैंड, म्यांमार, पूर्ववर्ती इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को एशिया का चावल कटोरा कहा जाता है। ये कौन से कंट्रीज हैं? मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाया है। महाद्वीप में अब आप ये सोचो, जैसे मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि जब भी आप भूगोल पढ़ते हो ना, एटलस साथ में लेके बैठना है। और इसीलिए मैं शुरू में आपको महाद्वीप पढ़ा दिया ताकि आपको ये पता लग जाए। है, शुरू में आपको मैंने भूगर्भिक संरचना, समय सारणी और महाद्वीप पढ़ाया ताकि आपको आगे की जब मैं पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊं तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सा देश कहाँ है, किसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, और आपको आगे की भूगोल समझने में समस्या ना हो। अब आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि थाईलैंड, म्यांमार, पूर्ववर्ती इंडो चाइना, ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये कंट्री कहाँ है? ये एशिया की दक्षिणी पूर्वी कंट्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट, एंजोला और नील हरित शैवाल। कौन सा? एंजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। विश्व में उत्पादकता सभी खाद्यान्न फसलों में क्षेत्रफल और उत्पादकता दोनों ही दृष्टिकोण से चावल का प्रथम स्थान है। क्या है? विश्व में उत्पादकता सभी खाद्यान्न फसलों में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों, मतलब क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है और उत्पादन भी चावलों का सबसे ज्यादा होता है की दृष्टि से दोनों में ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वर्ष 2023 के खाद्यान्न एवं कृषि संगठन के FAO के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में धान की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र 47.82 मीटर हेक्टर है। भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 5 चावल निर्यातक देश हैं, जिसका सामूहिक रूप से 2022 के अंदर विश्वव्यापी चावल निर्यात मूल्य का लगभग 3/4 72.8% हिस्सा है। जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, चीन जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक तथा आयातक देश भी है, तथा आयातक यानी बाहर से भी मंगाता है।
ओके हाँ, ये देखिए इधर विश्व में चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये देखिए वो जो मैंने आपको बताया था ना, एशिया की दक्षिण कंट्रीज, एशिया की दक्षिणी पूर्वी कंट्रीज जो है वो। और ये देखिए कुछ हिस्सा अफ्रीका का भी है, और ये इधर कुछ हिस्सा अमेरिका का भी है, दक्षिण अमेरिका का भी है कुछ हिस्सा। महादान सुपर राइस का विकास फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.एस. खुश द्वारा किया गया। इस नाम को ठीक से याद करना, किसके द्वारा? डॉक्टर जी.एस. खुश। खुश ये तो इतना हार्ड नाम नहीं है, खुश हम हिंदी में यूज करते हैं इस नाम को, खुश द्वारा किया गया। धान की किस किस्म में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या? दोबारा सुनो, धान की इस किस्म में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सी महाधान सुपर राइस, ये जो किस्म है ये चावल की एक किस्म है, का विकास फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंस्थान मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.एस. खुश द्वारा किया गया। विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? विश्व के देश चावल उत्पादक क्षेत्र, चीन, दक्षिणी व मध्य चीन में सिकियांग, याटिंग सिकियांग नदियों की घाटी व डेल्टा तथा चेजवान क्षेत्र। भारत, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़। इंडोनेशिया, जावा, बोर्नियो, सेलेबीज और सुमात्रा। बांग्लादेश, खुलना, जैसोर, ढाका, मेमनिसिया और नारायणगंज। चाय क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से हैं? भारत, चीन, बांग्लादेश। चाय क्षेत्रफल वाले, चाय विश्व प्रमुख चावल उत्पादक, चाय के क्षेत्र में भारत और चीन। फिर चाय उत्पादक या उत्पादक वाले शीर्ष 4 राष्ट्र, प्रथम तजाकिस्तान और चीन। उत्पादक वाले राष्ट्र तजाकिस्तान और उत्पादक राष्ट्र चीन है। द्वितीय ऑस्ट्रेलिया, भारत। तृतीय उरुग्वे, बांग्लादेश। चतुर्थ मिस्र और इंडोनेशिया। मोटे अनाज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मोटे अनाज मक्का, जवार, बाजरा। शीर्ष 6 मोटे अनाज उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? प्रथम यूएसए, उत्पादक 446.46। द्वितीय चीन 306.37 मिलीमीटर टन है। तृतीय ब्राजील 100.55 टन। चतुर्थ में अर्जेंटीना 61.75 टन। पांचवा भारत 49.79। छठा यूक्रेन 48.53। उसके बाद में आता है मक्का। कौन सी फसल? मक्का फसल। मक्का मूलतः उभयलिंग गयश्री पौधा है, अर्थात इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों पुष्प होते हैं। कौन से होते हैं? नर तथा मादा। गेहूं तथा चावल के बाद मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमने गेहूं पढ़ ली, चावल पढ़ लिया, मक्का तीसरा खाद्यान्न फसल है जो मध्य अमेरिका का मूल पौधा है। कौन सा है? मध्य अमेरिका का, यानी मेक्सिको जो है वो मध्य अमेरिका में आता है, इसका मूल पौधा है। यह खरीफ, रबी एवं जायद तथा तीनों शस्य ऋतुओं में फसल है। मतलब इसको आप खरीफ में भी उगते हो, उत्पादन कर सकते हो, जायद की टाइम में भी कर सकते हो और रबी के टाइम में भी कर सकते हो। अर्थात ये वर्ष भर उगाई जाने वाली फसल है। जायद फसल के अंतर्गत इसे चारे के रूप में उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का अधिकांश भाग, लगभग 90% तक पशुओं के चारे के रूप में तथा लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। मक्का के दाने में कार्बोहाइड्रेट 79%, प्रोटीन 5.0% तथा 5.0 तथा राख 2.73% पाई जाती है। भौगोलिक दशाएं, मतलब मक्का को उत्पादित करने के लिए कौन सी भौगोलिक अवस्थाओं का होना जरूरी है? बारिश कैसी होनी चाहिए, तापमान वहां का कैसा होना चाहिए, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मक्का शुष्क एवं आर्द्र दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है। कैसे? शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार के ही क्षेत्रों में मक्का उत्पादित की जाती है। मक्के के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम दशा लंबी ग्रीष्म ऋतु तथा अच्छी धूप और शीतकाल में पाला इसके लिए हानिकारक है। मक्का बोने तथा एवं उगने से लेकर फूल लगने तक उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बोने तथा फूल लगने तक उच्च तापमान होना चाहिए और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सामान्य मक्के के लिए 50 से लेकर 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और विकास काल में अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जबकि अपेक्षाकृत शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए औसतन तापमान 19 सेंटीग्रेड और फुहार वाली वर्षा आवश्यक है। मक्के के लिए नाइट्रोजन और जीवाश्म बहुल एवं आर्द्रता संचयी दोमट मृदा अपेक्षित है। समुद्र तट से 2400 मीटर ऊंचाई तक इसे उगाया जाता है। कहाँ? समुद्र तट से 2400
2400 मीटर तक इसे उगाया जाता है। मक्के का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी अमेरिका में ये सबसे ज्यादा उत्पादित की जाता है। कौन? मक्का। विश्व में मक्के का सबसे बड़ा आयातक देश जापान और निर्यातक देश, आयात जो करता है वो देश जापान है और निर्यात जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। विश्व में मक्का उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। मक्का उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। उसके बाद में विश्व में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मक्का देश में प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, मक्का पेटी का विस्तार एवं मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का तक तथा दक्षिण में इलियान्स से उत्तर में दक्षिणी विस्कांसिन एवं मिनीसोटा तक। इन नामों को अच्छे से याद कर लेना। चीन उत्तरी अमेरिकी उत्तरी मैदानी भाग, ब्राजील मिनास गेरास, साओ पाउलो, रियो ग्रांडे। कितना अजीब नाम है ना, मिनास गेरास, उसके बाद में साओ पाउलो है, और रियो ग्रांडे। मेक्सिको में दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका मक्का त्रिभुज क्षेत्र में दक्षिणी ट्रांसवाल और आरस्टेज फ्री टेस्ट। उसके बाद में मक्का क्षेत्रफल वाले शीर्ष 4 राष्ट्र कौन से हैं? प्रथम नंबर है चीन का, और द्वितीय संयुक्त राज्य अमेरिका, तृतीय ब्राजील और चतुर्थ भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 राष्ट्र हैं 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। है मक्का उत्पादक एवं उत्पादकता शीर्ष 4 राष्ट्र, उत्पादक और उत्पादकता 2023 की रिपोर्ट में क्रमशः उत्पादक राष्ट्र तथा उत्पादकता राष्ट्र हैं। तो प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो उत्पादकता राष्ट्र है। द्वितीय उत्पादक चीन और उत्पादकता कतर है। तृतीय ब्राजील उत्पादक राष्ट्र और उत्पादकता राष्ट्र कुवैत। चतुर्थ अर्जेंटीना और उत्पादकता राष्ट्र इजराइल। बाजरा, नेक्स्ट फसल है बाजरा। बाजरा मिलेट मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत अफ्रीकी मूल का पौधा है। इसे अफ्रीका एवं भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीन काल में उगाया जाता है। यह खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? ये खरीफ की। आप देखते होंगे अपने भारत के अंदर भी ये खरीफ में उगाया जाता है। जो वर्षा ऋतु में बोकर शीत ऋतु के आरंभ में वर्षा ऋतु में बोकर यानी उगाया जाता है और शीत ऋतु में इसे काट लिया जाता है। खाद्यान्नों तथा मोटे खाद्यान्नों में सर्वाधिक सूखा, उच्च तापमान व अम्लीयता सहने की क्षमता बाजरा में होती है। ये जल भराव तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होता है। किसके लिए? जल भराव और अम्लीय मृदा के लिए यह संवेदनशील होता है। अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरा में 7.7 पाई जाती है। हरित बाल तथा आर्गट बाजरे में होने वाले रोग हैं। अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरा में पाई जाती है। कितनी? 2.7%। हरित बाल एवं अर्गट बाजरे में होने वाले रोग है। ये जो दो हैं ये बाजरे के रोग हैं, ये दो, ये हरित बाल और अर्गट बाजरे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में, कौन से? अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया। कौन सा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये मोदी जी में से भी काफी ये अभी बहुत चर्चा में रहा है 2-3 सालों के अंदर। मोदी जी ने भी इसको बहुत प्रोत्साहन दिया था मिलेट ईयर के लिए, और अभी भी दे रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाजरा उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र हैं। शीर्ष 3 राष्ट्र सबसे ज्यादा बाजरा, भारत, नाइजर और चीन। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दलहनी फसलें हैं। दलहन की कौन सी दालें? कौन कौन सी? दलहनी फसलें मतलब दालें, और तिलहनी फसलें मतलब जो तिल वाली फसलें होती है जिनसे तेल निकाला जाता है, और दलहनी फसलें दाल वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसलें कहा जाता है। किसको? लेग्यूम कुल की जो फसलें उन्हें दलहनी फसलें कहा जाता है। दलहनी फसलें मृदा उर्वरकता व संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। मतलब मृदा की दलहनी फसलें बोने से क्या होता है? मृदा का जो उर्वरकपन है ना वो बढ़ता है। जैसे कि मैं आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि एक फसल दलहनी फसलें उगा के दूसरी बार उसके ऊपर कुछ और फसल उगाई जाती है तो उसकी जो उर्वरकता होती है मिट्टी की वो बढ़ जाती है और अच्छी फसल होती है जो नेक्स्ट फसल होती है। ओके, इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा से स्थापित करने में सक्षम होते हैं। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यकता तो है। यह विटामिन बी और विटामिन के संश्लेषण के लिए भी सहायक है। विटामिन B12 की संश्लेषण के लिए भी सहायक है। दलहनी फसलें अपनी गहरी जड़ों और वनस्पति वृद्धि के माध्यम से मृदा अपरदन को रोककर संरक्षणी फसलों की भूमिका निभाती है। क्या करती हैं? दलहनी फसलें अपनी गहरी जड़ों एवं वनस्पति वृद्धि के माध्यम से मृदा अपरदन को रोककर संरक्षणी फसलों की भूमिका निभाती हैं। लोबिया और मूंग का प्रयोग दलहन
चारा और हरी खाद आदि के रूप में किया जाता है। उड़द और मूंग की फसलें जायद फसलों के रूप में मुख्य सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता एवं आयातक राष्ट्र है। क्या है? भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक यानी उत्पादन करता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूम भी करता है, और आयातक यानी आयात भी करता है। यहाँ दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने पर भी आयात करना पड़ता है, अर्थात भारत से सामान्य दालों का निर्यात नहीं होता है। भारत विश्व के 14% दालों का आयात तथा 27% तक का उपभोग करता है। क्या करता है? भारत विश्व में 14% दालों का आयात करता है, नहीं मंगवाता है, और तथा 27% का उपभोग करता है। विश्व दलहन विश्व दलहन का लगभग 36% फसल क्षेत्रफल तथा 25.4% उत्पादक भारत में होता है। कितना होता है? 36% फसल क्षेत्रफल तथा 25.4% उत्पादन भराव भारत में होता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम में है, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। मानकों के अनुसार शाकाहारी भोज्य पद्धति में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 104 ग्राम दाल का उपयोग आवश्यक माना जाता है। कितना? एक मतलब जो रोज हम खाना खाते हैं उसमें 104 ग्राम जो है वो दालें होनी चाहिए एक पौष्टिक आहार थाली के अंदर, ये जरूरी है। दलहन उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र, सबसे ज्यादा राष्ट्र कौन से दलहन उत्पादक होते हैं? भारत में, बांग्लादेश में, पोलैंड में और फ्रांस में। सोयाबीन, अब नेक्स्ट फसल है सोयाबीन। सोयाबीन को वर्ष 1968 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत लाया गया था। कब लाया गया था? सोयाबीन की जो फसल है 1968 के अंदर संयुक्त राष्ट्र से भारत लाई गई थी। सोयाबीन वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर एक दलहन फसल है, किंतु उपयोगिता के आधार पर यह तिलहन फसल है। मतलब वैज्ञानिक तरीकों से अगर इसे यूज किया जाता तो ये दलहन है, लेकिन उपयोग के हिसाब से यह तिलहन फसल है। इसमें 20 और 22% तेल तथा 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है, जो उच्च कोटि का पशु आहार होता है। क्या होता है? पशु आहार होता है। विश्व में सोयाबीन के उत्पादन में शीर्ष 6 राष्ट्र कौन से हैं? विश्व में ऐसे कौन से 6 राष्ट्र हैं जिसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है? तो कौन से हैं 6 राष्ट्र? उनके नाम बताने हैं यहाँ पे। तो उसमें है ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन, भारत और पराग्वे। कौन से? पराग्वे राष्ट्र है। प्रमुख दलहनी फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक दशाएं कौन से? दलहनी फसलें हैं उनका जन्म स्थान कौन सा, उसके लिए मिट्टी कौन सी है, और उसके लिए जो अन्य भौगोलिक दशाएं कौन सी है? फसल, जन्म स्थान, जलवायु, तापमान, वर्षा सेंटीमीटर और उपयुक्त मृदा। कौन कौन सी मृदा उसमें चाहिए होती है, तापमान उसमें कितना होना चाहिए, और वर्षा कितनी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो फसल अरहर, जन्म स्थल इसका भारत है और उष्ण और उपोष्ण जलवायु चाहिए। तापमान 25 से 35 होना चाहिए, वर्षा 75 से 100, और उपयुक्त मृदा जो है वो बलुई होनी चाहिए। उसके बाद में है उड़द, भारत, जन्म स्थल और जलवायु गर्म एवं आर्द्र, 20 से 35 सेंटीग्रेड और तापमान, तथा वर्षा ऋतु में 75 से 100, बलुई से काली मिट्टी है। मूंग फसल, भारत, जन्म स्थान भारत, जलवायु गर्म होनी चाहिए और तापमान 25 से 35, और वर्षा 60 से 75 और दोमट होनी चाहिए। सोयाबीन, हाँ, जन्म स्थान चीन है और जलवायु उपोष्ण तथा तापमान 15 से 30 होना चाहिए और 60 से 75 वर्षा सेंटीमीटर होनी चाहिए। काली मिट्टी। चना, दक्षिण पूर्वी यूरोप, शुष्क एवं शीत ऋतु, जलवायु तथा तापमान 30 से 35 और 60 से 100 वर्षा ऋतु तथा हल्की और मध्यम दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मटर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जन्म स्थान इसका समशीतोष्ण जलवायु और 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा ऋतु जो 60 से 75 इंच बलुई मिट्टी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में है मसूर, जो दाल होती है। चीन, जन्म स्थान चीन है, समशीतोष्ण जलवायु, 18 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और 80 से लेके 100 वर्षा ऋतु और वर्षा होनी चाहिए और दोमट इसकी मिट्टी होनी चाहिए। दलहनी फसलों में प्राप्त प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा, मतलब दलहनी जो फसलें हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब दाल एक इंसान को दिन के अंदर ज्यादा भी नहीं ना तो 1 कटोरी तो जरूर खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो आपको पता है सेल्स बनाती है बॉडी के अंदर, तो प्रोटीन एक मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोटीन की कमी शरीर में हो जाती है तो काफी सारी बीमारियां लग जाती है, इसलिए दाल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक मतलब किसी भी मनुष्य के लिए, मान लो, हाँ, तो खानी चाहिए दाल, दिन में जरूर खानी चाहिए। जिसके अंदर प्रोटीन की कमी पाई जाती है ना, डॉक्टर उसको यही बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा दाल खाइए। फसल, अरहर, प्रोटीन 20 से 21%, उड़द 24%, मूंग 25%, सोयाबीन 45% प्रोटीन, चना 21% प्रोटीन, मटर 22.25% प्रोटीन, मसूर की दाल 25% प्रोटीन।
तिलहनी फसलें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तिलहनी फसलें। कौन सी फसलें? तिलहनी फसलें। अलसी, कुसुम, रामतिल और अरंडी के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वर्ष 2019 में तिल का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र सूडान था। कौन था? सूडान था। है? इसके पश्चात क्रमशः म्यांमार, भारत, तंजानिया और पाकिस्तान का स्थान रहा। किसके स्थान रहा? देखो, अलसी, कुसुम, रामतिल और अरंडी के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान के ऊपर है। 2019 में तिल के उत्पादन के सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया गया वो सूडान जो कंट्री उसके द्वारा किया गया। उसके बाद में क्रमशः म्यांमार, भारत, तंजानिया और पाकिस्तान का स्थान था। तिलहन में संबंधित प्रमुख तथ्य: फसल उत्पत्ति केंद्र, तेल प्रतिशत है। तिल सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में उगाए जाते हैं, तेल 50% होता है। अरंडी अफ्रीका में उत्पादित होती है, 45 से 55% इसमें तेल होता है। अलसी सबसे ज्यादा फारस की खाड़ी तथा तेल जो हो 33 से 47%। कुसुम अफ्रीका में 24 से 36% तेल इससे निकाला जाता है। शीर्ष 5 ऑयल सीड्स उत्पादक राष्ट्र कौन से? ऑयल सीड्स यानी तिलहनी फसलें हैं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो उत्पादक राष्ट्र क्रम: प्रथम पाकिस्तान, द्वितीय चीन, तृतीय इथोपिया, चतुर्थ मलेशिया और पांचवा पोलैंड। शीर्ष 4 रेपसीड उत्पादक राष्ट्र कौन से? 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। उत्पादक राष्ट्र और क्रम: प्रथम है कनाडा, द्वितीय है चीन, तृतीय है भारत, चतुर्थ है ऑस्ट्रेलिया। मूंगफली एक स्वपरागित फसल है। इसे मृदा कटाव के प्रभावित क्षेत्रों में अपर्दन अवरोधी एवं आच्छादनकारी फसल के रूप में उगाया जाता है। क्या है? मूंगफली एक स्वपरागित फसल है यानी ऑटम क्रॉप है। इसे मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में अपर्दन अवरोधी तथा अनाच्छादनकारी फसलों के रूप में उगाया जाता है। मूंगफली की खली में 7 से 8% नाइट्रोजन, 1 से 5% फास्फोरस तथा 1 से 5% पोटास पाया जाता है। विश्व में मूंगफली का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उज्बेकिस्तान, गुयाना, फिलिस्तीन और ग्वाटेमाला में पाया जाता है। जबकि विश्व में सर्वाधिक मूंगफली छिलका रहित उत्पादन करने वाले राष्ट्र हैं चीन, भारत, नाइजीरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन से हैं? चीन, भारत, नाइजीरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सी? बिना छिलके वाली जो मूंगफली होती है उसके। भारत विश्व में कुल मूंगफली के लगभग 15% उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 15% उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। किसमें? मूंगफली के अंदर। कौन है? भारत है। भारत यानी अपना राष्ट्र। मूंगफली से संबंधित विविध तथ्य: मूंगफली से संबंधित सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल भारत, कुल फैबेसी, अनुकूल जलवायु उष्णकटिबंधीय, आवश्यक वर्षा 36 से लेकर 62 में। मतलब मूंगफली को उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी हैं? उपयुक्त तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड, उपयुक्त मिट्टी बलुई दोमट, प्रोटीन मात्रा 30%। प्रमुख प्रजातियां विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल, T25, 64 इत्यादि हैं। ये इसकी प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां? मूंगफली की हैं। जन्म स्थान ब्राजील। मूंगफली की तेल की मात्रा 45%। बीज दरें 100 से 120 किलोमीटर। मूंगफली उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र 2023 क्या है? मूंगफली उत्पादन शीर्ष 4 राष्ट्र मतलब सबसे ज्यादा 4 सबसे प्रमुख राष्ट्र कौन से हैं जहां पे मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। उत्पादक राष्ट्र और उत्पादकता राष्ट्र है। प्रथम चीन, उत्पादकता राष्ट्र चीन है, उज्बेकिस्तान है। द्वितीय भारत उत्पादक राष्ट्र और उत्पादकता गुयाना में होती है। तृतीय उत्पादक राष्ट्र नाइजीरिया, जबकि उत्पादकता फिलिस्तीन में होती है। चतुर्थ नंबर पर उत्पादक राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि उत्पादकता ग्वाटेमाला में होती है। हाँ, सूर्यमुखी आप पढ़ेंगे। सूर्यमुखी ये क्या है? ये भी एक तिलहन फसल है। इससे भी तेल निकाला जाता है। तिलहन फसलें मतलब ये सबसे ज्यादा इनसे तेल निकाला जाता है। उसके बाद में इनमें कुछ मात्रा प्रोटीन की होती है। सूर्यमुखी के खली से 40 से 50% उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 40 से 50% का उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। इसे खली पशु आहार के लिए प्रयुक्त होती हैं। क्या पशु आहारों के लिए भी इसे प्रयुक्त किया जाता है? इनमें 45 से 50% तक तेल पाया जाता है। इसके तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लाइनोलिक अम्ल। कितना? 64% इसके अंदर सूर्यमुखी की फसल के अंदर लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। इस नाम को अच्छे से याद करना है, लाइनोलिक, जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। मानव धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे ब्लॉक हो जाती हैं आर्टरीज, मानव की जो धमनियां हैं वो उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। सूर्यमुखी से संबंधित विविध तथ्य: मूल स्थान उत्तरी अमेरिका,
शीर्ष उत्पादक राष्ट्र यूक्रेन। कुल कंपोजिटी, जलवायु कैसी होती है समशीतोष्ण, मृदा कैसी होती है बलुई दोमट, तेल की मात्रा होती है वो 40 से लेकर 50% तक की होती है। किसकी? ये सारी विशेषताएं हैं सूर्यमुखी की जो उगाया जाता है। हाँ, सूर्यमुखी बीज उत्पादक 5 शीर्ष देश 2023 के अकॉर्डिंग, मतलब सूर्यमुखी का जो बीज उत्पादन किया जाता है वो कौन से 5 देश हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है विश्व के अंदर? ये कौन सी है? 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो प्रथम जो है वो रूस है, द्वितीय जो है वो यूक्रेन है, तृतीय जो है अर्जेंटीना है और चतुर्थ जो है चीन है, पंचम जो है वो तुर्की कंट्रीज है। अब मैंने आपको देखो मालदीव शुरू में पढ़ा के बहुत बढ़िया काम किया ताकि आपको भी ये अच्छे से क्लियर हो जाता है, माइंड मैप आपके बन चुका है कि रूस कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, अर्जेंटीना कौन से कहाँ स्थित है, चीन कहाँ है और तुर्की कहाँ है। विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसलों का अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम बोलते हैं इसे। गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल और आलू। विश्व में क्या है, इसको ठीक से समझना है। विश्व में सर्वाधिक उगाए जाने वाली फसलों का अवरोही क्रम है गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल और आलू। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थल मिट्टी एवं आदर्श भौगोलिक है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान मतलब वो शुरुआत कहाँ से हुई इन फसलों के उगने की, मिट्टी सबसे पहले वो फसलें कहाँ पर हुई, उनके लिए मिट्टी कौन सी और भौगोलिक स्थितियां कौन सी है। जो मैंने अभी आपको पीछे डिस्क्राइब करके जो चीज पढ़ाई है, कंटेंट को थ्योरी के जो पढ़ाया है उसको यहाँ पे टेबल चार्ट से दिखाया गया है। 2 चीजें होती हैं, आपको आंसर जो है मेंस के अंदर 2 हिसाब से लिखना है, या तो आप पैराग्राफ साइज उसको थ्योरी में बना लो या फिर उसको आप चार्ट साइज में लिखो या फिर मैपिंग के थ्रू लिखो। तो ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो चार्ट साइज वाला और मैपिंग के थ्रू जो लिखते हैं वो होता है। थ्योरी में या पैराग्राफ साइज में अगर आपने लिखा या फिर एक पॉइंट एक तरीके से भी आप पॉइंट वाइज लिखिए, अगर आपने पैराग्राफ बना दी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। उसके ऊपर जो एग्जाम में वो क्या है कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप टेबल फॉर्म में लिखोगे, आप मैपिंग बना के लिखोगे तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, इधर आ जाइए। हाँ, फसल, जन्म स्थान, जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी। ओके, धान, भारत व हिंद चीन। जन्म स्थान उष्ण आर्द्र जलवायु और 20 से 27 तापमान, 150 सेंटीमीटर वर्षा, चिकनी व जलोढ़ मिट्टी होती है। मक्का मध्य अमेरिका में होता है। जन्म स्थान उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, 21 से 27 सेंटीमीटर इसकी क्या कहते हैं तापमान और 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट जो मिट्टी होती है। ज्वार जो है वो भारत में शुरुआत की गई, यानी इसका जन्म स्थान और उष्ण कटिबंधीय इसकी जलवायु है। और 27 से 22 इसके लिए 27 से 32 तापमान और 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर इसकी वर्षा तथा दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। बाजरा अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए इसे, 30 से 35 सेंटीमीटर तक इसका तापमान होना चाहिए और सेंटीमीटर बोल रही हूँ मैं, सेंटीग्रेड है। 37 से 75 सेंटीमीटर उसकी वर्षा और बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। गेहूं मध्य एशिया में होता है, समशीतोष्ण जलवायु, 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा था दोमट इसकी मिट्टी होती है। जो यानी चीन में इसका शुरुआत हुई और समशीतोष्ण क्या कहते हैं जलवायु, 15 से 21 सेंटीग्रेड तापमान और 60 सेंटीमीटर वर्षा तथा बलुई दोमट मिट्टी। पेय फसलें चाय, कहवा, कोको। मतलब कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो हम पीते हैं। चाहे हम पे आपको कॉफी और कहवा तो चलो फिर भी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कोको और चाय यानी कॉफी और चाय तो आपने सुना है और पीते भी हो आप हैं। तो पेय फसलें हैं चाय, कोको, कहवा और कोको था अल्कोहल रहित लोकप्रिय पेय पदार्थ है। अल्कोहल नहीं होता है इसके अंदर, हम कॉमन मैन भी इसको पीता है, मतलब आम जनता भी, हम लोग भी पीते हैं इनको। तो ये पेय फसलें हैं। तो इधर आ गया चाय से होती है इसकी शुरुआत। चाय एक सदाबहार व झाड़ीनुमा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है। यह है जो थियासिनेसिस नामक पौधे का वंशज है। थियासिनेसिस, इस पौधे को अच्छे से मानना, थियासिनेसिस जो पौधा है उसका यह वंशज है। चाय का मूल स्थान इंडो चाइना है। क्या है? चाइना। चीन के उच्च प्रदेश तथा भारत में असम घाटी, दार्जिलिंग तथा नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। आपने चाय के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। मैं यहाँ ज्योग्राफी पढ़ा रही तो मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगी आपको जो ज्योग्राफी में, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ था। इसे लगातार काट छाट कर झाड़ी और बोना बनाए रखने से पत्तियां चुनने में सुविधा होती है। क्या होती है? लगातार इसको काट छाट कर झाड़ी और बोना बनाए रखने में, इस वजह से इसके पत्तियां जो जिससे वो चाय पत्ती बनती है अपनी चाय पीनी, उसमें आसानी होती है। चाय में सुफुर्तीदायक थीन नामक तत्व पाया जाता है जिसके अंतर्गत चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफिनॉल्स, टैनिन, थायोब्रोमाइड, थायोफाइलिन, निकोटीन आदि तत्व पाए जाते हैं। दोबारा सुनो है, चाय में सुफुर्तीदायक थीन नामक तत्व पाया जाता है। सफुर्दी
डायथीन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके अंतर्गत चाय में थिनाइन, कैफीन, कौन सा, थिनाइन, कैफीन, पोलीफिनाइल, पोलीफिनाइल, टेनिन, टैनिन, थायोब्रोमाइड, थायोब्रोमाइड और थायोफाइलिन, थायोफाइलिन, निकोटिन आदि तत्व पाए जाते हैं। भौगोलिक दशाएं, मतलब चाय को उत्पादित करने के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए? तो ये चाय मानसूनी प्रदेशों में पर्वतीय तथा आर्द्र भागों में उगने वाला पौधा है। इसके लिए गर्म जलवायु उपयुक्त तथा वर्धन काल में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, किंतु यह निम्न तापमान में भी उग जाता है, मतलब कम तापमान में भी है सर्वाइव कर लेता है ये पौधा। चाय के पौधों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए 130 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अपने आसाम के अंदर देख लो, अपने भारत में सबसे ज्यादा आसाम में होती है, तो आप उससे कनेक्ट कर लो वहाँ कितनी बारिश होती है। परंतु अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है। प्रस्तुत है ऊंचे ताप, अधिक वर्षा तथा वातावरण की उच्च आर्द्रता का सहयोग चाय के पौधों के विकास के लिए उपयुक्त है। पाला और ओलावृष्टि इसकी फसल के लिए घातक सिद्ध होती है। पाला और ओलावृष्टि होगी तो ये फसल पूरी नाश हो जाएगा इसका। जीवाश्म एवं लोहांश युक्त उर्वरक मृदा चाय के लिए उत्तम होती है। कौन सी? जीवांश और लोहांश। चाय के पौधे के विकास के लिए सुप्रवाहित धरातल, भूमि मंद ढाल युक्त दलहन की आवश्यकता होती है। जल इसकी जड़ों के पास स्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल भराव इसकी जड़ सड़ सकती हैं, मतलब जल भराव ज्यादा इसके लिए उपयोगी नहीं है। साथ ही ऐसे धरातल पर निचले तथा ऊपरी पवन प्रवाह से हवा का पर्याप्त संचार होता रहता है, इसलिए चाय की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है। मतलब दोबारा सुनो, साथ ही ऐसे धरातल पर निचले तथा ऊपरी पवन प्रवाह से हवा का पर्याप्त संचार होता है, मतलब हवा जो ऊपर से लेकर नीचे तक आर पार होती रहती है, इसलिए इसका जो उत्पादन है वो पहाड़ी इलाकों में होता है। चाय की किस्में, चाय की दो प्रकार की किस्में, चीनी चाय और भारतीय चाय। कौन सी चाय? चीनी चाय और भारतीय चाय। भारतीय किस्म की चाय असम के जंगलों में उगती थी। वहां रॉबर्ट ब्रूस नामक अंग्रेज ने 1830 के दशक में इसकी कृषि प्रारंभ की, बाद में इसे बागानी कृषि के रूप में अपनाया गया। चीन, यह जापान की चीनी चाय उगाते हैं, जबकि भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा अन्य देश, कौन से? जबकि भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया व अन्य देश भारतीय चाय उगाते हैं। कौन से? चीन और जापान जो है वो चीनी चाय उगाते हैं। और अपनी जो भारतीय चाय है वो कौन कौन उगाते हैं? भारत उगाता है, श्रीलंका उगाता है, इंडोनेशिया तथा अन्य भारतीय चाय उगाते हैं। भारतीय चाय के पौधे की झाड़ी अधिक ऊंची तथा पत्तियां चीनी किस्म की चाय की अपेक्षा बड़ी होती हैं। जो भारतीय जो चाय उसके पौधे की झाड़ी अधिक ऊंची, यानी झाड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं, और चीनी जो चाय होती है उससे पत्तियां भी, जो हमारा जो पौधा है चाय का, उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती है, जबकि जो चीनी चाय है उसकी छोटी छोटी होती हैं। भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, मतलब हम उत्पाद भी कर लेते हैं और उसका उपभोक्ता भी हम ही है, मतलब उसको यूज भी हम लोग कर लेते हैं। आप लोग ये जो चाय है सबके घर में है, सबके घर में है, कॉफी और चाय सबके घर में है आज के टाइम में है। आपकी सबकी मम्मियाँ, बहनें, दादी सभी पीती हैं, आपके फादर वगैरह सब पीते होंगे चाय। हो सकता है आप भी, आजकल की जनरेशन तो उतनी पीती नहीं है चाय कॉफी वगैरह, लेकिन हो सकता है पीते भी हो आप लोग, जरूरी नहीं कि सभी नहीं पीते भी हैं, है। तो इसको आपको अच्छे, मतलब कम समझाने में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये रूटीन की चीज है, सबके घर में है, सबने देखी है चीज। किंतु ये चाय के सकल उत्पादन तथा उपभोग में दूसरे स्थान पर और निर्यात में चौथे स्थान पर है। भारत विश्व का चाय उत्पादन में 23% और विश्व व्यापार में 13% की हिस्सेदारी रखता है। कितना? भारत विश्व में चाय के उत्पादन में 23% और व्यापार में 13% की हिस्सेदारी रखता है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? विश्व के अंदर चाय के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? प्रमुख देश उत्पादक क्षेत्र, मतलब जो देश है उसके अंदर भी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। ठीक है, इट्स ओके, देश बता दिया, फॉर एग्जाम्पल भारत बता दिया, लेकिन भारत में कौन सी जगह ज्यादा उगाई जाती है? तो असम के अंदर सबसे ज्यादा उगाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा असम का जो उत्पादन है उसी के ऊपर पूरा भारत चाय पी रहा है, इतनी उत्पादकता वहां पे है। पहला देश भारत, इसके अंदर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, दार्जिलिंग चाय का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। ये लो 2-3 जगह है और उस पर पूरा भारत चाय पी रहा है। चीन के अंदर याटिंग सिंकियांग की निचली घाटी और चेंजुआन बेसिन, सिकियांग घाटी, कितने अजीब नाम है, दोबारा सुनो, यांगिट सिकियांग की निचली घाटी, चेजवान बेसिन और सिकियांग की घाटी। श्रीलंका के अंदर मध्य दक्षिणी पठार भाग में कैंडी बेसिन, कौन सा? मध्य दक्षिणी पठार भाग में कैंडी बेसिन जो है। केनिया, किरीचो और लिमेरू क्षेत्र, कौन से? किरीचो और लिमेरू क्षेत्र। तुर्की, काला सागर का पूर्वी
तटीय क्षेत्र। कौन सा? काला सागर का पूरी तटीय क्षेत्र। उसके बाद में चाय उत्पादन एवं निर्यातक शीर्ष 4 राष्ट्र। उत्पादन और निर्यातन यानी उत्पाद भी करते हैं, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वो उत्पाद भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। प्रथम चीन उत्पादक राष्ट्र, निर्यातक केनिया है, यानी सबसे ज्यादा केनिया को निर्यात किया जाता है। द्वितीय भारत, निर्यात चीन है। तृतीय केनिया, निर्यात श्रीलंका। चतुर्थ श्रीलंका, निर्यातक राष्ट्र भारत। कहवा, कहवा मतलब कॉफी, इंग्लिश में हम इसे कॉफी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे कहवा बोलते हैं। कॉफी या कहवा एक ही चीज होती है। ओके, कहवा के पौधे को सर्वप्रथम अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित अबिसीनिया, इस नाम को अच्छे से याद करना, पठार पर वन्य रूप में उगते पाए गए। बाद में यह 1500 ईस्वी में लगभग तुर्की होते हुए अन्य क्षेत्रों में पहुंचा और पुर्तगालियों ने मध्य से यह लैटिन अमेरिका पहुंचा। पुर्तगालियों के माध्यम से, मध्य बोल रही हूं मैं, माध्यम से यह उत्तरी लैटिन अमेरिका पहुंचा और 17वीं सदी में यूरोपीय देशों में तंबाकू और चाय के साथ ही कहवा का भी प्रसार हो। कहा? 17वीं सदी में यूरोपीय देशों में तंबाकू और चाय के साथ कहवा का भी उत्पादन शुरू हुआ। अल्कोहल रहित पेय फसलों में कहवा का वाणिज्य महत्व सर्वाधिक है। मतलब अल्कोहल जिनमें नहीं है पेय पदार्थों के अंदर, उसके अंदर कहवा का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, वाणिज्य उत्पादन है। कहवा के पौधों की लगभग 20 से 25 किस्में हैं, जिसमें व्यापारिक दृष्टि से 3 अधिक महत्वपूर्ण है। यानी इसकी किस्में जो 20 से 25 हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहवा की 3 प्रमुख फसलें, काफिया अरेबिका, काफिया रोबस्टा, काफिया लाइबेरिया। यानी ये जो 3 शब्द हैं ये तो सेम है, एक बार याद कर लोगे आपको तो काफी। फिर अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिया, इन 3 शब्दों को आपको याद करना। अब हम पढ़ते हैं काफिया अरेबिका, ये जो वाली जो कॉफी है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें श्रेष्ठ उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति, उच्च भूमि का होना आवश्यक है। क्या है? उच्च भूमि का होना आवश्यक है। यह सबसे उच्च कोटि का कहवा है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छा वाला कहवा यही है। किंतु ये कीट तथा रोग से अधिक प्रभावित होता है, मतलब ये कीटों से रोग को भी ज्यादा प्रभावित यही पौधा होता है। फलतः क्यों ना अच्छी चीज होती है ना, उसको समस्याएं भी ज्यादा होती हैं। फलतः इसका उत्पादन कम होता है, इससे विश्व की कुल 3/4 आपूर्ति होती है। क्या होती है? विश्व की 3/4 आपूर्ति होती है। कोफिया रोबस्टा दूसरा अथवा कांगो कहवा, यह फफूंदी रोगों की प्रतिरोधक किस्म है। अपेक्षाकृत अधिक सशक्त और अधिक मोटी पत्ती वाला पौधा होता है। यह विविध धरातलीय उच्चावचों, समुद्र तल से लेकर ऊंचे पठारी भागों तथा ढालों तक तथा विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगता है। कैसा? विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। इसका मूल क्षेत्र कांगो बेसिन है। कहाँ है? मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कांगो बेसिन में हुई थी, इस वेराइटी की। कौन सी वेराइटी की? काफिया रोबस्टा की, जो कांगो क्षेत्र में हुई थी इसकी शुरुआत। कांगो क्या है? एक अफ्रीकी कंट्री है, जहां से अफ्रीका के अन्य भागों तथा एशिया के निचले मैदानी तथा पठारी भागों में ले जाया गया था। इससे विश्व की लगभग 20% कहवा की आपूर्ति होती है। 20% जो आपूर्ति होती है वो इसी से होती है, काफिया रोबस्टा से। कॉफिया लाइबेरिया नेक्स्ट है, जो तीसरी प्रजाति है वो है लाइबेरिया, कॉफिया लाइबेरिया है अथवा लिबेरिका कहवा। इसे काफिया अबिसिनिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काफिया अबिसिनिका भी कहते हैं। इसे इथोपिया से लाया जा गया है। कहाँ से? इथोपिया से। इसका पौधा सभी किस्मों से अधिक लंबा, यानी बाकी 2 किस्म उनसे सबसे ज्यादा लंबा, यानी 40 से 50 फीट तक लंबा होता है। यह अरेबिका की अपेक्षा अधिक रोग प्रतिरोधक तथा सशक्त होता है, यानी अरेबिका के से अधिक रोग प्रतिरोधक तथा सशक्त होता है। लेकिन स्वाद और गंध में निम्न कोटि का होता है, मतलब स्वाद और जो गंध वो इसकी निम्न कोटि की होती है। इसलिए इसे अन्य कहवा के साथ मिश्रित करके प्रयोग किया जाता है। मतलब बाकी जो 2 वैरायटी उनके साथ मिश्रित करके इसको उपयोग किया जाता है। अलग से आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते, स्पेशली क्योंकि इसकी जो गंध है और स्वाद है वो थोड़ा निम्न कोटि का, मतलब अच्छा नहीं है। जमैका का ब्लू माउंटेन विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? जमैका का ब्लू माउंटेन। कौन सा? जमैका का ब्लू माउंटेन सर्वोच्च कोटि का कहवा उत्पादक क्षेत्र है। अल्टावेरा पांच उत्तरी ग्वाटेमाल का एवं मोका कहवा यमन के लाल सागर का तटीय भाग में उत्पन्न होने वाला उच्च कोटि का कहवा है। इसे दोबारा सुनो इस लाइन को है। जमैका का ब्लू माउंटेन विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा उत्पादक क्षेत्र है। अल्टावेरा पाज, कौन सा? अल्टावेरा पाज उत्तरी ग्वाटेमाल का एवं मोका कहवा यमन लाल सागर के तटीय भाग में उत्पन्न होने वाला उच्च कोटि का कहवा है। भौगोलिक दशाएं, इसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए? किसके लिए? कहवा के लिए।
कहवा मतलब कॉफी के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए है। कहवा उष्णकटिबंधीय उच्च कोटि की मूल उपज है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय उच्च कोटि की। यह 600 से लेकर 1600 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 21 से 27 सेंटीग्रेड तथा सबसे ठंडे माह में तापमान 10 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पाला कहवे के लिए हानिकारक होता है, मतलब जो पाला यानी अपने यहाँ जिसे ओस बोलते हैं, वो सामान्य घाटियों की अपेक्षा पहाड़ी ढाल कहवा की कृषि के लिए अधिक उपयोग रहता है, यानी पहाड़ी घाटियों में ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पौधों की जड़ों में पानी नहीं रुक पाता है। पहाड़ी ढालों पर जल तथा पवन का प्रवाह पर्याप्त रहता है, मतलब पानी भी रुकता नहीं और हवा भी रुकती नहीं है, हवा भी आर पार होती रहती है पौधों के, और पानी भी ऊपर से सीधा नीचे आता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में चाय कॉफी वगैरह ज्यादा प्रयुक्त स्थान होते हैं उनके लिए। तेज हवा भी कहवा की हानि पहुंचाती है। अतः अच्छे पुष्पन फलन के लिए वायुरोधी विंड ब्रेक पेड़ों की उत्पत्तियों में लगाई पेड़ों की पत्तियों में लगानी पड़ती है। दोबारा सुनिए, तेज हवा भी कहवा की हानि पहुंचाती है। अतः अच्छे पुष्पन फलन के लिए वायुरोधी पेड़ों को पत्तियों में लगाना पड़ती है। कहवे के लिए 120 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है, किंतु कहवा चुनने के समय सूखा मौसम रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब उसको तोड़ते हैं उस वक्त मौसम सूखा होना चाहिए। वर्षा बरस वितरित होनी चाहिए। कहवा के पौधे 3 से 4 वर्षों के बाद फली देना प्रारंभ करते हैं, मतलब उनको मैच्योर होने में उन पौधों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। इन वर्षों की उत्पादकता आयु 40 से 50 वर्षों की होती है। क्या होती है? इन वृक्षों की उत्पादक आयु 40 से 50 वर्षों तक होती है। कहवे के लिए लोह व पोटाशियम युक्त मृदा सुप्रवाहित भूमि उपयुक्त है। सुप्रवाहित भूमि उपयुक्त है। ज्वालामुखी उत्पत्ति की मृदा कहवे की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी ज्वालामुखी की जो मृदा है वो सबसे ज्यादा, ज्वालामुखी जब फटता है तो वो सूखता है, तो वो पत्थर के रूप में आता है और फिर वो पत्थर टूट के मिट्टी बनता है। मैं आपको ये भारत के भूगोल में मिट्टी में पढ़ा था कि मिट्टी कैसे बनती है, और इसमें भी पढ़ाऊंगी, इस भूगोल में भी आएगी। विश्व कहवा उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। विश्व में कहवा उत्पादन में भारत जो हमारा 7वें स्थान पर है, जो कुल कहवा उत्पादन का लगभग 3%, यानी जितनी भी विश्व में कहवा बनता है उसमें से 3% जो है वो अपने भारत का स्थान है। कॉफी उत्पादन शीर्ष 5 राष्ट्र कौन से हैं? मतलब कॉफी में सबसे ज्यादा विश्व के अंदर कौन से राष्ट्र हैं, कौन से 5 राष्ट्र हैं विश्व के अंदर जहां सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है? तो वो है ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथोपिया। कौन सा? ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथोपिया। कोको तीसरी फसल है, कोको पेय फसल। कोको उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्रधान और प्रारूपिक उपज है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्रधान व प्रारूपिक उपज है। इसका वृक्ष थियोब्रोमारा कोकोआ अमेरिकी देशज है। मतलब इसका जो वृक्ष थियोब्रोमारा कोकोआ वह अमेरिकी देशज है, और इसके फल के बीजों को निकाल कर किण्वक करके सुखाकर कोको तैयार किया जाता है। इसके जो फल हैं उनके बीजों को निकाला जाता है, उनको सुखाया जाता है और निकाल कर किण्वक करके सुखाकर कोको तैयार किया जाता है। इसके लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां जरूरी हैं? कोको को कृषि के उष्णकटिबंधीय निम्न भूमियों में सीमित है, क्योंकि दोबारा सुनो, कोको की कृषि उष्णकटिबंधीय निम्न भूमियों में सीमित है, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु इसको चाहिए, क्योंकि इसके लिए 24 सेंटीग्रेड औसत तापमान तथा 16 सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च आर्द्रता तथा पर्याप्त वर्षा भी आवश्यक है। कौन सी है? उच्च आर्द्रता यानी 80 से 90% तक, और पर्याप्त वर्षा यानी 125 सेंटीग्रेड तक ये भी आवश्यक है। कोको के वृक्ष को सूर्य की सीधी किरणों तथा तेज हवाओं से बचाना आवश्यक है। अतः इसे केला, आम या रबड़ के वृक्षों की छाया में लगाया जाता है ताकि अत्यधिक वाष्पीकरण को रोका जा सके। कोको की फलियों को साफ करके कोको की फलियों को साफ करके सुखाकर व भूनकर उन्हें सेवन योग्य बनाया जाता है। कैसा करके साफ किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको भुना जाता है, उसके बाद में उन्हें सेवन करने लायक होते हैं। फिर इसे पीसकर चीनी मिलाकर चॉकलेट बनाई जाती है। क्या क्या आता है? उसे पीसा जाता है, चीनी मिलाई जाती है, फिर इसको चॉकलेट के रूप दिया जाता है। कोको से वानस्पतिक वसा भी प्राप्त होता है। कौन सा? वानस्पतिक वसा भी, जिसका उपयोग प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोको के प्रकार कितने प्रकार के हैं? कोको क्रियोलो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, जो एक प्रकार के क्रियोलो जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है फोरास्टोरो जो अफ्रीका में पाया जाता है। कौन सा? फोरास्टोरो जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है या फिर अफ्रीका में पाया जाता है। क्रोलो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। क्रियोलो तथा
फोरास्टोरो का उत्पादन अमेरिका में अधिक होता है। इससे उत्तम किस्म की कोको बनती है। क्या बनती है? उत्तम किस्म की कोको। विश्व का अधिकांश कोको फोरास्टेरो किस्म का होता है। कौन सा होता है? फोरास्टोरा। इसके वृक्ष मजबूत होते हैं। कोको उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन से हैं? मतलब कौन से 4 राष्ट्र ऐसे हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा कोको का उत्पादन करते हैं? तो वो है प्रथम कोटे दी आइवरी और द्वितीय घाना और तृतीय इंडोनेशिया तथा चतुर्थ इक्वाडोर है। फिर है तंबाकू। ओके, नेक्स्ट फसल है अपनी तंबाकू। कौन सी फसल है? तंबाकू है। ये भी एक पेय पदार्थ की ही फसल है। तंबाकू सोलोनेसी कुल का सदस्य। किसका है? सोलोनेसी कुल का सदस्य। यह मध्य अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका की उच्च भूमियों का मूल पौधा है। किसका है ये मूल पौधा? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो उसका मूल भूमियों का पौधा है, जो वस्तुतः एक सार्वभौमिक फसल है। विश्व में प्राय अधिकतर लोगों द्वारा इसको सेवन किया जाता है, यानी अधिकतर लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं विश्व में। तंबाकू के प्रकार: निकोटिना टोबैकुम। कौन सा? निकोटिना टोबैकुम। दूसरा निकोटिना रेस्टिका। कौन सा? निकोटिना रेस्टिका। इसका उपयोग व्यापक रूप से नशे के लिए और धूम्रपान तथा पान, गुटखा आदि में औषधियों व कीटनाशक बनाने में तथा भेड़ों के कीटाणु नष्ट करने के लिए इन्हें नहलाने में होता है। दोबारा सुनो, किस लिए होता है इनका उपयोग? इसका उपयोग व्यापक रूप से नशे के लिए, आपके घर में कोई न कोई लेता ही होगा है। धूम्रपान तथा पान, गुटखा आदि में औषधियों एवं कीटनाशक बनाने में तथा भेड़ों के कीटाणु नष्ट करने के लिए इनका उपयोग भेड़ों के कीटाणु नष्ट करने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके डंठल में पोटास का अंश अधिक होने के कारण इसे खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? इसके डंठल के अंदर पोटास का अंश अधिक होता है, इसलिए इसे खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक दशाएं। कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जो चाहिए तंबाकू को उगाने के लिए? मतलब तंबाकू को उगाने के लिए कैसी जलवायु, मिट्टी और वर्षा होनी चाहिए? इसके लिए पर्याप्त गर्मी तथा नमी की आवश्यकता होती है। तंबाकू के लिए 21 सेंटीग्रेड से 23 सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान तथा मध्यम वर्षा आवश्यक है। इसे ठंडी शीत ऋतु तथा गर्म मरुस्थलों में भी सिंचाई की सहायता से उगाया जा सकता है। इसके लिए पाला हानिकारक होता है। क्या होता है? पाला जो होता है इसके लिए हानिकारक होता है। हल्की, गहरी व सुपर प्रवाहित तथा चूना, पोटास तथा जीवाश्म युक्त उर्वरक मृदा में तंबाकू की अच्छी फसल होती है। हल्की बलुई दोमट मृदा इसकी कृषि के लिए उत्तम है, चूंकि तंबाकू मृदा के पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। अतः भारी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक होता है। क्या होता है? भारी मात्रा में उर्वरकों का आवश्यक होता है। तंबाकू की कृषि तथा इसे तैयार करने के लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। कैसे श्रम की? सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है तंबाकू की फसल को उपयोग करने के लिए। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है उपभोक्ता राष्ट्र चीन है। कौन है? उत्पादन भी सबसे ज्यादा चीन में ही होता है, उपभोग भी चीन ही कर लेता है विश्व के अंदर है। तंबाकू उत्पादक व उपभोक्ता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र कौन से हैं? क्रम, उत्पादक और उत्पादकता है। प्रथम चीन और उत्पादकता संयुक्त राष्ट्र अमीरात। द्वितीय भारत और उत्पादकता श्रीलंका। उत्पादक तृतीय ब्राजील और उत्पादकता पेरू है। उत्पादक चतुर्थ इंडोनेशिया और जॉर्डन। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें अपन पढ़ेंगे कल। आज का टाइम हो गया क्योंकि नेक्स्ट टीचर आने वाले हैं और हम ये दूसरी क्लास है, कृषि जो अपना टॉपिक है विश्व के भूगोल में, उसकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में पहले ले चुकी हूँ, तो आज नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेशेदार फसलें हैं। आज जो पढ़ना था वो अभी हमने पढ़ लिया। तो जो आज मैंने जितनी फसलें आपको पढ़ाई हैं उनको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि 1 घंटे की क्लास तो होती है दिन भर में है, तो आप उसको 2x पे भी लगा के देखोगे तो वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और डेली का डेली पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट आपको दे रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मेरा काम आपको कंटेंट देना, आपको समझाना, आपको याद कराना है। जो कठिन वर्ड होते हैं उनको मैं खुद ही 2-2 3-3 बार बताती हूँ ताकि आपके माइंड में वो क्लिक करें। अगर आप उसके बाद में भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे टॉपिक में से सारे, मुझे पता है पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वीडियो क्लिप लगाऊंगी फिर है क्वेश्चन के साथ कि हाँ आरएस में देखो ये विश्व के भूगोल में ये आया, भारत के भूगोल में ये आया, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, डाला गया क्वेश्चन पेपर में आया है। और उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ते तो वो आपकी गलती है। मेरा काम आपको पढ़ाना है, आपको कंटेंट देना है, आपको समझाना, वो काम मैं कर रही हूँ। उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चंस करके आओगे तो उसमें आपकी गलती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो क्लास ले रही हूँ आप डेली की डेली पढ़ो, याद करो, अपने दिमाग में कंटेंट डालो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग जाएगा ना, तो मैं जाऊँगी ना, ये वीडियो जाएगा, और ना ही आपका मोबाइल जाएगा, और ना ही आपका जो कंटेंट आपने नोट्स बनाते हो नोट्स बुक जाएगी, आपका दिमाग जाएगा। इसलिए हर चीज़ आपके दिमाग में डलनी जरूरी है। ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। आगे बची हुआ ये जो टॉपिक बचा हुआ है इसको कल कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।